Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस किया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन लाइट रिएक्शन का एक प्रीडोमिनेंट पाथवे है, लेकिन प्लांट्स ओकेजनली नॉन साइक्लिक से साइक्लिक पाथवे की तरफ टर्न करते हैं और उसके बाद फिर जब वो कंडीशंस कंपनसेट हो जाती हैं तो दोबारा से नॉन साइक्लिक की तरफ रिटर्न हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके तहत प्लांट्स को नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। आप ये देख रहे हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में लाइट रिएक्शन की दोनों प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। एटीपी भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है और NADPH भी, और यही दोनों प्रोडक्ट्स डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। आगे अभी हम जब डार्क रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि केल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए 6 मॉलिक्यूल NADPH और 9 मॉलिक्यूल्स ATP रिक्वायर्ड होते हैं। लिहाजा केल्विन साइकिल को परफॉर्म करने के लिए लाइट रिएक्शन को ज्यादा स्पीड से परफॉर्म होना पड़ता है। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसको ज्यादा स्पीड से परफॉर्म होना पड़ता है, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH और ATP दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी अगर एक ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है तो एक NADPH। लेकिन आगे जो डार्क रिएक्शन है वहां पर आपको 9 ATP और 6 NADPH चाहिए। तो होता यह है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्लांट के अंदर NADPH की कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ATP ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए लाइट रिएक्शन को ज्यादा परफॉर्म होना पड़ता है। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को ज्यादा परफॉर्म होना पड़ता है, और इसके ज्यादा परफॉर्म होने की वजह से मुसलसल हर टर्न पर जब ये NADPH भी प्रोड्यूस होगा तो NADPH थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा। तो लिहाजा जब भी NADPH की एक्यूमुलेशन होगी, एक सर्टेन रेंज से इसकी कंसंट्रेशन राइज करेगी तो प्लांट नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आप अभी देखेंगे कि NADPH प्रोड्यूस नहीं होता। तो वो आपने ये याद रखना है कि इन विच कंडीशंस प्लांट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आपने उसका आंसर ये देना है कि व्हेन NADPH are accumulated in plant body, at that time plants are shifted from non-cyclic to cyclic। और जब ये कंडीशन कंपनसेट हो जाएगी तो दोबारा से फिर नॉन साइक्लिक की तरफ प्लांट वापस आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसमें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इन्वॉल्व होगा उसका मैकेनिज्म क्या है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बरक्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यूटिलाइज होता है, फोटोसिस्टम 2 यूटिलाइज नहीं होता। आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटोसिस्टम की यूटिलाइजेशन देखी थी। तो आप यहां देख रहे हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स ओनली फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 लाइट एब्जॉर्ब करता है। लाइट एब्जॉर्ब करने पर एज यूजुअल इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स के यहां से इमिट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन होल्स इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के जरिए दोबारा फिल होंगे। वो कैसे कि अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हैं, इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैप्चर करता है जो फोटोसिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की जानिब मूव करेंगे। आपने देखा था कि पहले फेरिडॉक्सिन के जरिए ये NADP रिडक्टेज की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गए थे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, लेकिन अब पाथवे थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन के थ्रू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर जाएंगे, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मूव करते हुए एज यूजुअल यहाँ पर केमियोस्मोटिकली ATP मॉलिक्यूल जनरेट होता है। यहाँ पर वही मैकेनिज्म है कि जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोटॉन पंप भी है, तो ये प्रोटॉन की पंपिंग परफॉर्म करता है फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलेक्वार्डिनल स्पेस। और थाइलेक्वार्डिनल स्पेस में जब
एक ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाता है प्रोटॉन्स का, तो उस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एटीपी सिंथेज एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के एडिशन के बाद ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से केमी ऑस्मोटिकली एक एटीपी मॉलिक्यूल इस पॉइंट पे जनरेट होगा। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन के जरिए वापस फोटोसिस्टम 1 के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। इस तरह से आप देखते हैं कि फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स घूमकर वापस उसी फोटोसिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो गए। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहा जाता है और इस दौरान में होने वाली ये फोटोफॉस्फोरिलेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। तो इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, एनएडीपीएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि एनएडीपीएच ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड था। दरअसल एटीपी डेफिशिएंट था। जब ये एक्यूमुलेटेड एनएडीपीएच सारे कंज्यूम हो जाएंगे तो प्लांट साइक्लिक के बजाय दोबारा नॉन साइक्लिक वाले पाथवे को अडॉप्ट कर लेगा। इस तरह से ये दोनों पाथवेज लाइट रिएक्शन में अल्टरनेटिवली परफॉर्म होते हैं। तो आपसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर डायग्राम ड्रा करने को कहा जाता है तो आप ये जो डायग्राम हाईलाइट की हुई है आप सिर्फ इस डायग्राम को ड्रा करेंगे, यानी आप इसको इस तरह से शो करेंगे। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की डायग्राम है। अब ये देखते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में किस किस पॉइंट पर डिफरेंस है, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आपको इस डायग्राम में काफी सारे पॉइंट नजर आ रहे हैं। आपको पहले यहाँ पे डायग्राम में पॉइंट आउट कर देते हैं, उसके बाद फिर टेबुलेटेड फॉर्म में इन डिफरेंसेस को दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने फोटोसिस्टम में रिटर्न नहीं होते, लेकिन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाते हैं। नॉन साइक्लिक में आपने देखा था दोनों फोटोसिस्टम यूज हुए थे, लेकिन यहां पर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यूज हुआ है। नॉन साइक्लिक में आपने देखा था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हुआ था, ऑक्सीजन भी रिलीज हुई थी, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ना तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है ना ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। और नॉन साइक्लिक में आपको एटीपी और एनएडीपीएच दोनों मिले थे, जबकि यहां पर सिर्फ एटीपी मिलेगा लेकिन एनएडीपीएच हासिल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपको अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का बताया जाए तो देखिए कि ये प्लास्टोक्विनोन भी यहां पर यूटिलाइज हुआ था और इसके अलावा एनएडीपी रिडक्टेज भी नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन ये दोनों साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। और इसके अलावा आपको जैसे बताया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रीडोमिनेंट पाथवे और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एक ओकेजनल पाथवे। तो इन्हीं तमाम पॉइंट्स को टेबुलेटेड फॉर्म में ये जो डिफरेंस है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दरमियान, वो कुछ इस तरह से पॉइंट आउट किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिन, यानी ये एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। Whereas in case of cyclic photophosphorylation, the flowing electrons always come back to their origin, that is cyclic electron flow. फिर इसी तरह से सेकंड पॉइंट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि both photosystems, that is photosystem 2 and photosystem 1 are involved in non-cyclic photophosphorylation, but in case of cyclic photophosphorylation, only one photosystem, that is photosystem 1 is involved. फिर इसी तरह से तीसरा पॉइंट हम इन दोनों के दरमियान यूं रेज करेंगे कि in non-cyclic photophosphorylation photolysis of water occurs, but in cyclic photophosphorylation there is no photolysis of water. फिर इसी तरह से oxygen is released as byproduct in non-cyclic photophosphorylation, but there is no release of oxygen as byproduct in cyclic photophosphorylation. And both products of light reaction, that is ATP and NADPH, are produced in case of non-cyclic photophosphorylation, but in case of cyclic photophosphorylation only one product of light reaction, that is ATP, is produced. And similarly, the electron transport chain also include plastoquinone and NADP reductase in case of non-cyclic photophosphorylation. But in cyclic photophosphorylation, the electron transport chain does not include plastoquinone and NADP reductase. And the last, it is the predominant pathway of the light reaction, whereas cyclic electron flow is an occasional pathway which only occurs when NADPH are accumulated and ATP is deficient. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian.
And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.